so many pieces fell back together now. What's your vision? वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3, सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेना, अगर आपके में है तो आप असाइनमेंट में लिख लेना। हूबहू ऐसा मत लिखना, कुछ थोड़ा अपनी ओर से बना के भी लिखना। सहभागी लोकतंत्र इस प्रक्रिया का नाम है जो किसी राजनीतिक प्रणाली के संचालन एवं निर्देश में लोगों की भरपूर सहभागिता पर जोर देती है। वैसे लोकतंत्र का आधार ही लोग है और सभी लोकतंत्र साझेदारी पर ही आधारित है, किंतु फिर भी सहभागी लोकतंत्र सामान्य सहभागिता के वजह कई अधिक सहभागिता की बात करती है। सहभागी लोकतंत्र जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को लोकतंत्र का बुनियादी लक्षण मानता है। राजनीतिक सहभागिता ऐसे गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। किसी भी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। सहभागी लोकतंत्र प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है। सहभागी लोकतंत्र में समर्थन ये तक देते हैं कि आज का प्रतिनिधि लोकतंत्र अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में समर्थक सहभागिता के बहुत मालूमी अवसर प्रदान करते हैं। यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के आधार पर अवसर मिलेंगे तो वह सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कई नज़र रखे हैं और शक्ति के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार को एकदम रोक देंगे। रूसो जैसे विचारक मानते थे कि लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचने पर नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता का अधिकतम विस्तार होगा आवश्यक है। भारत में पंचायती राज्य के विस्तार का यही उद्देश्य है। सार्वजनिक नीतियाँ निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। राजनीतिक दलों के साथ हाल ही में हुए अन्ना हजारे पक्ष की एक बैठक में हजारे पक्ष के एक सदस्य ने दावा किया है कि नागरिक समाज का सदस्य होने के नाते वह सदन के लिए विधायी कानून पेश करेंगे और अपने लोकपाल आंदोलन के जरिए दबाव बनाएंगे कि सदन उन्हें स्वीकार करे। इस बीच हजारे ने ये धमकी भी दी है कि यदि सदन के मौजूदा शीतकालीन सत्र में उनकी मर्जी का लोकपाल विधेयक पारित नहीं किया गया तो वह अपने समर्थकों के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लोकपाल का विरोध करने वाले हर एक सदन के घर के बाहर धरना और संकेतित गिरफ्तारियां देंगे। देशी और विदेशी गैर राजनीतिक संस्थाओं NGO के कार्यकर्ताओं का दावा है कि चूँकि वह नागरिक समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस नाते विधि निर्माता उनकी आकांक्षाओं का हास्य ध्यान रखे। लेकिन यह दावा स्पष्टता गलत लगता है। किसी भी देश की सबसे अच्छी खासियत उसकी प्रतिरोधी शक्ति का एक अधिकार होता है। लोकतंत्रों में ये शक्ति चुनी हुई सरकारों को हासिल होती है। केवल चुनी हुई सरकार ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए जिम्मेदार होती है। किसी निजी हित के सादे तौर पर जबरन पैरवी करना किसी संवैधानिक लोकतंत्र की भावना को कितना आहत करता है। यदि इन कार्यकर्ताओं का नागरिक समाज की बुनियादी करने का दावा सच होता है तो उनके विचार के समर्थन केंद्रीय सत्ता की कामना संभल रहे होंगे।
होते। इस NGO के दावों पर उनकी लोग भावन छवि के स्रोत के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत सहभागी लोकतंत्र की समर्था उदारवादी अवधारणा ही है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उदारवादी लोकतंत्र को जो पश्चिमी प्रतिरूप अंगीकार किया वह जनप्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित है। अमेरिका लोकतंत्र के स्थापकों से लेकर इमैनुअल कांट जैसे उदारवादी विचारकों तक का मानना है कि ग्रीक शहर पर राज्य प्रतिरूप का आधारित प्रत्यक्ष या सहभागी लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी अनुदार होती है। लोग अनुभावन दाव और बहुसंख्यकों की बदलती आकांक्षाएं अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित है। अमेरिका लोकतंत्र के स्थापकों से लेकर इमैनुअल कांट से उदारवादी विचारकों तक का मानना है कि ग्रीक सहराज्य प्रतिरूप का आधारित प्रत्यक्ष या सहभागी लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी अनुदार होती है। लोक अनुभावन दबाव और बहुसंख्यकों की बदलती आकांक्षा अल्पसंख्यक के लिए विषाद का विषय बन जाती है। जरूरी नहीं कि व्यापक लोकप्रिय सहभागिता आज़ादी को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए महान उदार विचारकों ने कई फायदे और नुकसानों का आकलन कर प्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र की वकालत की है ताकि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का दमन करने से रोका जा सके। जेम्स मैडिसन और इमैनुअल कांट दोनों ने जनप्रतिनिधि सरकारों पर आधारित अपने बाह्य राजनीतिक तंत्र को लोकतंत्र के बजाय गणतंत्र कहना ज़्यादा मुनासिब समझा। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक सीधे सीधे कानून तैयार करने और उसे मूर्त रूप देने के बजाय अपने कानून बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के आदर्श आमतौर पर चलन में नहीं अपनाए जाते। इसका बेहतर निष्कर्ष आर्यस विद्वान राजनेता एडमंड बुर्क ने ब्रिस्टल में दिए गए एक भाषण में निकाला। उनके जनप्रतिनिधि आपके आभारी है, केवल उनके वर्ग के लोगों को ही नहीं बल्कि उनके फैसले पर भी। यदि वह आपकी राय के हिसाब से अपने पद का त्याग कर दे तो वह आपकी सेवा के बजाय आपके साथ विश्वासघात करेंगे। वास्तव में आप एक सदस्य चुनते हैं, लेकिन जब आप उसे चुनते हैं तो वह ब्रिस्टल का नहीं बल्कि सदन का सदस्य होता है। हालांकि इसे कोई नहीं नकार सकता कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मजबूत गड्ढों में भी सहभागी लोकतंत्र की ओर झुकाव बढ़ा है। साथ ही राजनीतिक दलों के समर्थक में कमी आई है और जनभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए लक्षित समूह पर भरोसा बढ़ा है। यह ऐसा चलन है जिसे बुकों ने निशाने पर किया। कैलिफोर्निया की राजनीतिक से बेहतर इसकी उम्दा मिसाल कहीं और मिले जहां कराधान और सार्वजनिक व्यय से जुड़े विधायी कामकाज चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बजाय जनमत संग्रह के किए जाने का चलन बढ़ रहा है। व्यापक पड़ताल और जवाबदेही के लिए विधायी कार्य को बनावटी रूप से अधिक खोलने की प्रक्रिया ने विरोधाभासी तरीके से दबाव समूह द्वारा प्रभावित होने की गुंजाइश अधिक बढ़ा दी है। कुछ विद्वानों का मत है कि जिन दबाव समूह को प्रत्येक द्वितीय सदन उपलब्ध होते हैं वह लगातार घरेलू राजनीति को अपने हिसाब से प्रभावित करने लगते हैं। लोगों के लिए रोज़ाना अपने प्रतिनिधि के कामकाज पर निगाह रखना और विभिन्न कानूनों के रूबरू होने के लिए वक्त नहीं है, जबकि बेहतर रूप संगठित दबाव समूह जिसका काम का दायरा बेहद छोटा होता है, सरकार को
आपसी मनमर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। बहुसंख्यक राज के बजाय ऐसा सहभागी लोकतंत्र सीमित दायरे का शासन मुहैया कराता है। नागरिक समाज के नाम पर हजारे आंदोलन से भी ऐसी ही डरावनी आकांक्षाएं उपज रही है। लेकिन ये स्थिति कैसे बनी? गड़बड़ी की जड़ें कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई से बनी। राष्ट्रीय विकास परिषद NAC के गठन से जुड़ी है, जो NGO कार्यकर्ताओं की ऐसी संस्था है जिसने न केवल सरकार में बैठने सुधारकों का मुख्य विरोध किया, बल्कि एक चुनी हुई सरकार के वैधानिक कामकाज के रास्ते भी बाधा उत्पन्न की। ये तक दिया जा सकता है कि NAC महज कांग्रेस अध्यक्ष का थिंक टैंक के बिल्कुल ब्रिटेन के कंजर्वेटिव शोध विभाग और उसके जैसी लेबर पार्टी की तरह, लेकिन जब भी उनमें से कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तब वह किसी भी अन्य थिंक टैंक के माफिक जननीतियों को शायद प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वह खुद ही कानून बनाने नहीं बैठे जाते, जिसे बनाने का जिम्मा सरकार पर होता है। NAC ने नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के लिए जो सर्वथा अनुचित राह खोली है, ऐसे में सरकार के लिए हजारे आंदोलन में नागरिक समाज के दूसरे कार्यकर्ताओं के नकेल कसना हो गया है। इससे अधिक हिंसक होते हुए भी उनकी मर्जी के लोकपाल का विरोध करने वाले सदनों के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन करने की उनकी धमकी भी उससे कम जबरन नहीं है कि पशु अधिकारों की मुहिम चलाने वाले उन दवा कंपनियों के असभागियों को निजी तौर पर जाकर परेशान करे जो कंपनी दवाएं बनाने में पशुओं का इस्तेमाल करती है। विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों को देश से बाहर खदेड़ने और यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई और स्वयंभू नागरिक समाज के लोगों द्वारा अपनी मर्जी कानून बनाने की मांग को लेकर किए जाने वाले सत्याग्रह में बड़ा अंतर है। उन सब पर आज से ही काबू पाना होगा। इसकी बढ़िया शुरुआत NAC को समाप्त कर की जा सकती है, जो ये संकेत भी देता है कि अब सरकार किसी अन्य जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की तरह खुद मुख्तार होगी। इसे सरकार को हजारे आंदोलन के जरिए बढ़ रहे सहभागी लोकतंत्र के चैन से बचने के लिए भी कारगर रास्ता मिल सकेगा। राजनीतिक क्रियाकलाप में सहभागिता लोकतंत्र का मूल तत्व है, लेकिन खासकर पूंजीवादी लोकतंत्रों में यह पर्याय चुनावों में मतदान तक ही सीमित रहता है। लोकतंत्र में सहभागिता सिद्धांत सर्वविधिक भागीदारी को एक आदर्श भी मानता है और कृत्यात्मक आवश्यकता भी। इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावकों में 1960 के दशक से कैरोल प्लेनमैन, CB मैक्सन और N पॉलेट जेन्स जैसे वामपंथी विचारक प्रमुख रहे हैं। सहभागी लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का इस रूप में विकेंद्रीकरण कि उन निर्णयों से प्रभावित होने वाले लोगों तक नीति निर्धारण किया जा सके। नीति निर्धारण में सामान्य जन की प्रत्येक हिस्सेदारी सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र वास्तविक अर्थों प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता है, न कि मात्र सरकार को स्थायी बनाए रखा जैसे कि अभी जनवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांतकार मान लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण तभी हो सकता है जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो और
सामूहिक समस्याओं में नियंत्रण अभिरुचि लेते रहे। सक्रिय सहभागिता इसलिए आवश्यक है ताकि समाज की प्रमुख संस्थाओं का प्रत्येक विनिर्णय हो और राजनीतिक दलों में अधिक खुलापन और उत्तरदायित्व के भाव हो। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वह इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोकतांत्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधान के अनुच्छेदों तक ही सीमित रहे तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अंत सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग किया जाना आवश्यक है, लेकिन ये उपभोग भी तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वतंत्र हो, समान हो। यदि लोगों का विश्वास हो कि नीतिगत निर्णय में कारगर सहभागी के अवसर वास्तव में विद्यमान ना है तो वह निश्चित ही सहभागी बनेंगे। ऐसे स्थिति में वह प्रभावी ढंग से साझेदारी भी कर सकेंगे। जिस लोकतंत्र में चाहे वह राजनीतिक हो या प्राविधिक या शिल्पतंत्रिक अभिजन वर्ग का वर्चस्व होता है, वह नागरिकों के लिए संतोषप्रद नहीं होता और आम लोग सहभागिता के द्वारा ही उस वर्ग के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं। सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों का यह भी कहना है कि आज के औद्योगिक और प्रौद्योगिक समाजों में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है और प्रौद्योगिकी तथा राजनीतिक चेतना से संपन्न समाज में अभिजन और गैर अभिजन के बीच की खाई कम हुई है। इसलिए कार्यक्षमता और विकास की दृष्टि से अधिकांश मसलों में सामान्य लोगों की सहभागिता कोई बाधा स्तर ऊंचा हो गया और प्रौद्योगिकी तथा राजनीतिक चेतना से संपन्न समाज में अभिजन और गैर अभिजन के बीच की खाई कम हुई है। इसलिए कार्यक्षमता और विकास की दृष्टि से अधिकांश मसलों में सामान्य लोगों की सहभागिता कोई बाधा नहीं रह गई। सच पूछा जाए तो सत्ता का विकेंद्रीक ही अत्याचार के विरुद्ध सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। सहभागिता पर आधारित लोकतंत्र ही नागरिकों को तक सत्ता, अज्ञान और अलगाव से बचा सकता है और लोकतंत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है। आम नागरिक की राजनीतिक सहभागिता इसके सिद्धांतों ने इसके निम्नलिखित तरीके बताए हैं। चुनावों में मतदान, राजनीतिक दलों में सदस्यता, चुनावों में अभियान कार्य, राजनीतिक दलों की गतिविधियों में शिरकत, सदनों, स्वच्छता संगठनों और गैर सरकारी संगठनों जैसे दबाव तथा लॉबिंग, समूह की सदस्यता और सक्रिय साझेदारी, प्रदर्शनों में उपस्थिति, औद्योगिक हड़तालों में शिरकत, विशेषकर जिन्हें उद्देश्य राजनीति को अथवा जो सार्वजनिक नीति को बदलने अथवा प्रभावित करने को अभिप्रेरित हो, स्वकीय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी तथा कर चुकाने से इनकार इत्यादि। उपभोक्ता परिषद की सदस्यता, सामाजिक नीतियों का कालवेहन में सहभागिता, महिला और बच्चों के विकास, परिवार नियोजन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि, सामुदायिक विकास के कार्यों में भागीदारी इत्यादि। मैकफर्सन की टिप्पणी है कि आज के राष्ट्रीय क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशालकाय है और यह संभव नहीं है कि सारे नागरिक रोजमर्रा के राजनीतिक विमर्श या नीति निर्धारण में शामिल हो। फिर भी यदि कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया जाए तो सहभागिता का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये शर्तें हैं: यदि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक हो, यदि राजनीतिक दल सच्चे अर्थ में सदनीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हो, यदि राजनीतिक दल के क्रियाकलाप श्रमिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा ऐसे ही अन्य संकायों से
परिपूरित होते हो। कैविडेंस ने सहभागिता सिद्धांत पर आपत्ति उठाते हुए कहा है कि यह पुरातन अभिजन बहुलवादी जैसे सिद्धांतों से बेहतर तो है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कैसे और क्यों सिर्फ सहभागिता मानवीय विकास, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, के उस स्तर को प्राप्त कर सकेगा। इस बात का कोई साक्ष्य अथवा तर्कसंगत आधार नहीं मिलता कि सहभागिता नागरिकों को सामान्य हित के प्रति अधिक सहयोगशील और प्रकृतिबद्ध बनाएगी। हेल्ड इस केंद्रीय मान्यता को भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं मानता कि आम लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नीति निर्धारण करने और निर्णय लेने में अधिक उत्तरदायित्व बनाना चाहते हैं। यदि वे सामाजिक आर्थिक मसलों और नीतियों के निर्धारण में भाग लेना नहीं चाहे तो उन्हें इसके लिए बाध्य करना उचित नहीं माना जा सकता। फिर भी मान लिया जाए कि आम लोगों अपने लोकतांत्रिक रुझान को यदि एक सीमा से आगे ले जाना चाहे और बुनियादी स्वतंत्र और अधिकार उसके मसले में दखलंदाजी करने लगे, तो लोकतंत्र का यह हक होगा कि ऐसे प्रश्नों पर सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों ने प्रयत्न ध्यान नहीं दिया है। कुक और मॉर्गन के अनुसार सहभागी लोकतंत्र को असली जामा पहचाना उतना आसान नहीं है जितना ऊपरी तौर पर प्रतीक होता है। उदाहरण सहभागी इकाई के सम्यक आकार व कृति क्या हो, फिर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के बल पर स्थानीय स्तरों पर लिए गए निर्णयों के संपूर्ण राष्ट्र के हित के साथ किस प्रकार समन्वित एवं समेकित किया जाएगा। एक स्थानीय सहभागी इकाई के नीतिगत मसले दूसरी इकाई के विद्रोही भी तो हो सकते हैं। फिर एक बात यह भी है कि अधिकतम संभव सहभागिता के बल पर लिए गए निर्णय आवश्यक नहीं कि सर्वाधिक कारगर निर्णय हो ही। सहभागिता सिद्धांत के समर्थक कार्य क्षमता एवं प्रभाव के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, ये पर्सन ख़त्म हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।